the unique. एक आम सा लड़का था। उसके पास कोई बड़ा हथियार नहीं था, ना ही कोई गैंग या पावर। बस एक छोटा सा प्रिंटर था और बहुत तेज नज़र। और बस इन दो चीज़ों की मदद से उसने ऐसा खेल रचाया कि पूरी कनाडा की इकोनॉमी हिल गई। ना किसी को धमकाया, ना मारपीट की। उसका असली हथियार था नकली नोट छापने की ज़बरदस्त समझ। धीरे धीरे उसने इतना तगड़ा नेटवर्क बना लिया कि असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कनाडा के एक छोटे से कस्बे में विंसर ओंटारियो के पास पला बड़ा ये लड़का इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना, और फिर वो गिरा कैसे। आज की ये कहानी उसी सफ़र की है, राइस और फॉल की, एक ऐसे इंसान की जिसने नकली नोट बनाकर पूरी सरकार की नींद उड़ा दी। असल में नकली नोटों की कहानी उतनी ही पुरानी है जितने असली नोट। जब लोग सिर्फ सिक्कों से खरीदारी करते थे, तभी से लोग नकली सिक्के बनाना शुरू कर चुके थे। माना जाता है ये सब करीब 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। तब लोग सस्ते धातु मिलाकर नकली सोने चांदी के सिक्के बना देते थे। फिर जब नोट का दौर आया, जो सबसे पहले 13वीं सदी में चीन में शुरू हुआ, तो वहाँ शहतूत के पेड़ की लकड़ी से नोट बनाए जाते थे। सरकार ने उस समय इन पेड़ों की सख्त हिफाजत की थी, और अगर कोई नकली नोट बनाते पकड़ा जाता तो सीधे मौत की सज़ा मिलती थी। लेकिन फिर भी नकली नोटों का धंधा रुका नहीं। 18वीं 19वीं सदी में इंग्लैंड में तो लोग नकली नोट बनाकर होलसेल में बेचते थे। खासकर लंदन में रहने वाले कई आयरिश लोग इन्हें खुलेआम खर्च करते थे। अमेरिका भी इससे बच नहीं पाया। वहाँ हालात इतने ख़राब थे कि एक लेखक जॉन नील ने लिखा, 1800 के शुरुआती सालों में अमेरिका में जितने भी नोट चलन में थे, उनमें से आधे से ज़्यादा नकली थे। कनाडा को भी इसी जंग से लड़ना पड़ा। सिर्फ अपने नकली नोटों से नहीं, बल्कि अमेरिका से आए नकली डॉलर भी यहाँ खुलेआम चल रहे थे। कई गैंग्स ने कनाडा अमेरिका बॉर्डर पर, जैसे कि केल और ओंटारियो में, अपने अड्डे बना लिए थे। 1990 के दशक में एक नाम सबसे ज़्यादा छाया, जोसेफ बक्सारियन। उसने अकेले ही $2 के इतने नकली नोट बनाए कि उनकी टोटल वैल्यू $24 मिलियन से भी ज़्यादा थी। हो सकता है ऐसी ही कहानियां सुनकर उस छोटे शहर के लड़के को आइडिया मिला हो कि ये रास्ता अपनाया जाए। तो अब असली सवाल ये है, वैस्ली नाम का ये लड़का कब इस धंधे में उतरा? चलिए जानते हैं उसकी शुरुआत की कहानी। वैस्ली वेबर का जन्म 1974 में हुआ था, रिवर कनार्ड नाम की एक छोटी सी जगह पर, जो विंसर ओंटारियो के ठीक नीचे पड़ती है। उसका बचपन एकदम नॉर्मल था। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे, पढ़ाई में भी उसका साथ देते थे। बचपन से ही वैस्ली को कंप्यूटर का बहुत शौक था, और यही शौक आगे चलकर उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाला था। जब वैस्ली टीनेजर बना तो उसे अपने स्कूल के बाकी बच्चों से घुलने मिलने में दिक्कत होने लगी। वो थोड़ा चुपचाप रहता था, इंट्रोवर्ट टाइप, बात कम करता, अपनी ही दुनिया में रहता। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त उससे दूर होने लगे, लेकिन कंप्यूटर उसके सच्चे दोस्त बन गए। उसे कोडिंग और एल्गोरिदम्स में मज़ा आने लगा, जैसे ये उसकी अपनी कोई दूसरी दुनिया हो, जहाँ वो खुद को पूरा महसूस करता था। लेकिन यही ऑब्सेशन उसकी और दूसरों की दूरी बढ़ाता गया। अकेलापन इतना बढ़ गया कि खुद को कूल और नोटिस वर्दी दिखाने के लिए उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक अजीब प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने ही हाई स्कूल में चोरी कर ली जाए। इस प्लान का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। असल में वो चाहते थे कि लोग उन्हें नोटिस करें, उन्हें सीरियस लें। पर जो उन्होंने सोचा था वो उससे भी बड़ा निकला। चोरी हुई और अखबारों में छपा कि डेट्रॉइट से कुछ प्रोफेशनल चोर आकर स्कूल में $70,000 का सामान चुरा ले गए। असलियत किसी को पता नहीं चली, लेकिन अचानक वैस्ली हर किसी की नज़र में आ गया। स्कूल में और बाहर उसकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई। शायद पहली बार उसे वो अटेंशन मिला जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। लेकिन यही वो मोड़ था जहाँ से उसकी ज़िंदगी की दिशा बदलने लगी। अब वैस्ली सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं चाहता था, अब उसे पैसा भी चाहिए था, बहुत सारा पैसा। और यही चाहत धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले गई जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल थी। वैस्ली वेबर ने नकली नोट छापने की शुरुआत एकदम से नहीं की थी। उससे पहले ही वो नकली कागजात बनाने में काफ़ी तेज़ हो चुका था। वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स की भी नकल बनाने लगा था, जैसे वेलफेयर कार्ड्स, चेक्स, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स, यहाँ तक कि गिफ्ट वाउचर्स तक। इन्हीं कामों की वजह से 1997 में पहली बार उसे जेल जाना पड़ा। उसे 3 महीने की सज़ा हुई। लेकिन वैस्ली के लिए ये सज़ा कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी सोच और प्लानिंग दोनों ही बड़ी थी। नकली कागज़ों के अलावा वो छोटे मोटे चोरी और नशे के धंधों में भी घुस चुका था। उसने गांजा उगाना शुरू किया, लेकिन वो भी पकड़ा गया। हालांकि इस बार जेल नहीं हुई, लेकिन उसे 18 महीने के लिए घर में नज़रबंद कर दिया गया और साथ में 240 घंटे की कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ी। पर वैस्ली को ना जेल ने रोका, ना नज़रबंदी ने। उसे चाहिए थी बड़ी ज़िंदगी, लग्जरी, रिस्पेक्ट और सबसे ज़्यादा पैसा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना ऐसे नकली नोट बनाए जाए जो असली जैसे दिखें। बचपन से कंप्यूटर और प्रिंटर से खेलने वाला वैस्ली अब अपने उसी हुनर का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन इस बार टारगेट था बड़ा, $100 का नकली नोट।
उसने पहले भी छोटे नोट जैसे $10 और $20 की नकल बनाने की कोशिश की थी, पर इस बार वो पूरी सीरियसनेस से उतरा मैदान में। शुरुआत में उसके बनाए नोट काफ़ी ख़राब थे। कोई भी देखता और तुरंत पकड़ लेता कि ये नकली है। लेकिन वेस्ली हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बार बार असली और अपने नकली नोटों को कंपेयर किया, हर गलती को पकड़ा और सुधारने की कोशिश की। तब जाकर उसे दो बड़ी कमियां दिखीं। पहली, असली नोट पर यूवी लाइट डालो तो वो चमकता नहीं, लेकिन उसके नकली नोट ऐसे चमक जाते थे जैसे डिस्को बॉल हो। दूसरी, सिक्योरिटी फॉइल की कमी। असली $100 के नोट पर छोटे छोटे डॉट्स और रंग बदलने वाला शाइनी फॉइल होता है, जो उसके नकली नोटों में नहीं था। अब वेस्ली को समझ आ गया था कि अगर इन दो कमजोरियों को सही कर ले तो उसका नकली नोट असली को टक्कर दे सकता है। वेस्ली ने जिन दो बड़ी मुश्किलों यूवी लाइट और सिक्योरिटी फॉइल का सामना किया था, उनका हल भी उसने ढूंढ निकाला। ये कैसे हुआ वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना तो तय था कि अब सिर्फ घर के प्रिंटर और सस्ते सामान से काम नहीं चलने वाला था। इसीलिए वेस्ली ने फैसला किया कि अब उसे प्रोफेशनल क्वालिटी का मटेरियल चाहिए। उसने कनाडा और अमेरिका में उन हर सप्लायर से संपर्क करना शुरू किया जो खास कागज़, सिक्योरिटी फॉइल और स्पेशल स्याही बेचते थे। कई हफ्तों की रिसर्च, ट्रायल और फेलियर के बाद आखिरकार उसे वो सारी चीज़ें मिल गई जिनकी उसे ज़रूरत थी। ऐसी चीज़ें जिनसे वो नकली नहीं, असली जैसे नकली नोट बना सके। अब वेस्ली के पास हाई क्वालिटी का कागज़ था, असली जैसा दिखने वाला फॉइल था और सही टाइप की स्याही भी मिल चुकी थी। लेकिन जब बात प्रिंटिंग की आई तो उसने सबको चौंका दिया। उसने कोई महंगी या इंडस्ट्रियल मशीन नहीं खरीदी। उसने वही साधारण सा प्रिंटर चुना जो उसके घर में पहले से था। वजह भी साफ थी। उसने कई मशीनें ट्राई की थीं, लेकिन यही छोटा सा प्रिंटर असली $100 के नोट की कॉपी सबसे अच्छी बना रहा था। अब सब कुछ तैयार था, सिर्फ एक स्टेप बाकी था। सारे एलिमेंट्स को सही तरीके से जोड़कर फाइनल प्रिंटिंग शुरू करनी थी। लेकिन यहाँ एक नई चुनौती सामने आई। जिस स्केल पर वेस्ली नोट छापना चाहता था, वो काम अकेले इंसान के बस का नहीं था। उसे एक भरोसेमंद और प्रोफेशनल टीम चाहिए थी जो इस पूरे ऑपरेशन को उसके साथ चला सके। तभी उसने अपने 3 साथियों को चुना जिन पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकता था। ये चारों मिलकर एक ऐसी टीम बनी जिसमें हर सदस्य की एक खास भूमिका थी और सबने अपने काम को बेहद गंभीरता से लिया। पहला साथी था डस्टिन, जिसकी जिम्मेदारी थी नोट्स पर ऑप्टिकल सिक्योरिटी डिवाइस लगाना। ये वही शाइनी स्ट्रिप होती है जो नोट को असली जैसा लुक देती है। ये काम बहुत सटीक था और धैर्य मांगता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे नोट को बेकार कर सकती थी। दूसरा था रायन हुदैर, जिसका काम था नोट्स पर एक क्लियर कोट लगाना। ये कोटिंग स्याही को सील कर देती थी, जिससे नकली नोट छूने में भी असली जैसा लगता था और लंबे समय तक टिकता था। तीसरा था एंथनी कैब्रियल, जो इस पूरी टीम का कोऑर्डिनेटर था। वो हर स्टेप पर नज़र रखता था, समय से काम कराता था और पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाने की जिम्मेदारी उसी की थी। अब वेस्ली सिर्फ एक अकेला हैकर या स्कीमर नहीं था। अब वो एक पूरी टीम का लीडर था जो मिलकर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे थे जिसका मकसद था कनाडा की इकोनॉमी को अंदर से हिला देना, बिना कोई हथियार उठाए। टीम के ये तीनों लोग अपने अपने काम में इतने सिंक्रोनाइज्ड और एफिशिएंट थे कि उनके बनाए नकली $100 के नोटों को कनाडा की अथॉरिटीज़ ने अब तक के सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक नकली नोट माना। लेकिन बाहर से जितना आसान लग रहा था, अंदर से ये काम उतना ही मुश्किल था। अब तक सारी सामग्री जुट चुकी थी। वेस्ली के पास भरोसेमंद टीम भी थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यही वो वक्त था जब कनाडा के इतिहास के सबसे कुख्यात व्हाइट कॉलर क्राइम्स में से एक की नींव रखी गई। वेस्ली और उसकी टीम ने $100 के नोट का पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन करना शुरू किया। उन्होंने सामने और पीछे दोनों हिस्सों को इतनी बारीकी से रेप्लिकेट किया कि हर डिटेल ओरिजिनल जैसी लगे। टीम जानती थी कि थोड़ी भी चूक हुई तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा और पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। नकली $100 का नोट बनाना बेहद जटिल काम था। वो ऐसा होना चाहिए था कि चाहे कोई उसे सुपर स्टोर में कैजुअली देखे या फिर बैंक की एडवांस्ड मशीन से जांच करे, हर जगह वो बिल्कुल असली जैसा लगे। वेस्ली और उसकी टीम ये चुनौती अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने टाइनीज डिटेल्स पर भी काम किया। उन्होंने नोट्स की ब्राइटनेस, शार्पनेस, सैचुरेशन और कलर्स को बार बार एडजस्ट किया। नोट पर छपने वाली इमेज को भी कई बार फाइन ट्यून किया गया। कई स्लीपलेस नाइट्स और अनगिनत ट्रायल्स के बाद आखिरकार वो लोग एक ऐसा टेम्पलेट बनाने में सफल हुए जो पहली नज़र में असली $100 के नोट से अलग करना लगभग नामुमकिन था। कोई और होता तो यहीं रुक जाता, लेकिन वेस्ली अलग था। वो परफेक्शनिस्ट था। उसके लिए काम तब तक पूरा नहीं था जब तक हर डिटेल बिल्कुल फ्लॉलेस ना हो। यही परफेक्शन की आदत उसे उस आखिरी कमी तक ले गई जो उनकी नकली नोटों में अब भी बची हुई थी। असल $100 के नोट में एक ऑप्टिकल सिक्योरिटी डिवाइस होता था, एक खास तरह का रंग बदलने वाला फॉइल जो अलग एंगल से देखने पर अलग दिखाई देता। यही फीचर उनके नकली नोटों में रेप्लिकेट करना सबसे बड़ी चुनौती थी। टीम अच्छी तरह समझती थी कि अगर वो इसे कॉपी नहीं कर पाए तो उनके सारे नोट पकड़े जाएंगे और पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वेस्ली किसी से खुलकर मदद नहीं मांग सकता था,
क्योंकि जो काम वो कर रहा था वो पूरी तरह इल्लीगल था। इसलिए अब इस समस्या का हल निकालने की जिम्मेदारी सिर्फ वैसली और उसकी टीम पर थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए सबसे ज़रूरी था कि वैसली को सही मटेरियल मिले। वो कई फॉइल बनाने वाली कंपनियों तक पहुंचा और हर जगह खुद को प्रो कस्टम ग्राफिक्स नाम की कंपनी का सीईओ बताकर पेश किया। उसकी चालाकी और भरोसा दिलाने वाली बातों की वजह से आखिरकार उसे वो मटेरियल मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन असली चुनौती यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अब ज़रूरत थी कि उस फॉइल का इस्तेमाल करके ऐसा सिक्योरिटी फीचर बनाया जाए जो बिल्कुल असली $2 के नोट जैसा लगे। वैसली इस नकली नोटों के धंधे को पूरी तरह फ्लॉलेस बनाना चाहता था। आखिरकार उसने इस समस्या का हल भी खोज लिया। उसकी रिसोर्सफुलनेस और दिमागी चालाकी देखकर उसके साथी भी हैरान थे। उन्होंने पहले कभी किसी को इतनी आसानी से वैध और अवैध दोनों दुनिया के बीच बैलेंस बनाते नहीं देखा था। यही क्वालिटीज़ वैसली को इस पूरी टीम का असली मास्टरमाइंड बनाती थीं। अब तक जितनी भी बड़ी रुकावटें थीं, सबका हल निकल चुका था। टीम पूरी तरह तैयार थी और यहीं से असल प्रोडक्शन शुरू हुआ। कहते हैं लालच की कोई हद नहीं होती। यही बात वैसली और उसके साथियों पर भी लागू हुई। दिन बीतते गए और उनके अंदर का लालच और बढ़ता गया। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर पकड़े गए तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े पैमाने पर नकली नोट छापते रहे। शुरुआत में उनका ऑपरेशन छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये एक पूरी तरह संगठित धंधे में बदल गया। उन्होंने अपने उपकरण अपग्रेड किए और नकली नोटों की क्वालिटी और बेहतर बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर भी खरीदा। अब उनकी कार्यक्षमता पहले से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही हफ्तों में हालात ये हो गए कि टीम एक बार में करीब $1 लाख के नकली $2 के नोट तैयार कर सकती थी। इसके लिए वो एक हाइड्रोलिक लेजर पेपर कटर का इस्तेमाल करते थे, जिससे नोट्स की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती थी। इतनी परफेक्ट कि ट्रेंड आंखें भी धोखा खा जाए। लेकिन सिर्फ नकली नोट छाप लेना ही काफी नहीं था। असली टेस्ट तो तब था जब ये नोट सर्कुलेशन में जाएं और लोग उन्हें असली मान लें। यहीं एक और चुनौती सामने आई। असली नोट मार्केट में घूमते घूमते घिस जाते हैं, पुराने और इस्तेमाल किए हुए लगते हैं। लेकिन वैसली और उसकी टीम के नोट तो बिल्कुल नए नए चमचमाते दिखते थे। अगर ऐसे नोट सीधे सर्कुलेशन में जाते तो तुरंत शक हो जाता। इसका भी वैसली ने एक अनोखा हल निकाला। फ्रेशली प्रिंट किए गए नोट्स को उन्होंने एक ड्रायर में डालना शुरू किया, जिसमें साथ में क्ले पोकर चिप्स भी डाले जाते थे। करीब 11 मिनट तक नोट्स और चिप्स आपस में टकराते रहते और जब नोट बाहर निकलते तो उन पर हल्की खिसावट आ जाती। बाहर आने पर वो बिल्कुल जेन्युइन जैसे यूज नोट्स लगते थे। अब वक्त था इन नकली नोटों को मार्केट में टेस्ट करने का और नतीजे टीम के लिए हैरान कर देने वाले थे। नोट्स लिखने परफेक्ट बने थे कि कोई भी उन पर शक नहीं कर पाया। लोग उन्हें बिना हिचकिचाहट के असली करेंसी मानकर इस्तेमाल करने लगे। वैसली, एंथनी, डस्टिन और रायन को लगने लगा कि मानो उन्होंने पैसों का असीमित पहाड़ हासिल कर लिया है। लेकिन यही सोच और लालच धीरे धीरे उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। जैसे जैसे उनका ऑपरेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका खर्च भी बढ़ता गया। अब चारों ऐसा आलीशान जीवन जीने लगे थे जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और बड़े बड़े खर्चे। उनकी लाइफस्टाइल साफ बताती थी कि उनके पास अचानक बहुत पैसा आ गया है। टीम का लीडर होने के नाते वैसली ने इस खर्चीलेपन में भी सबसे आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। उसे अपनी नई दौलत का ऐसा नशा हो गया था कि वो दिन में 20-20 घंटे जागता और ज्यादातर समय खरीदारी करने में ही बिताता। वैसली को खास लगाव था लग्जरी कारों से। उसने अपने गैर कानूनी पैसे से कई कारें खरीदी, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व उसे अपनी पसंदीदा कार मस्टैंग कोबरा पर था। लेकिन सिर्फ खरीद लेना उसे काफी नहीं लगा, वो उसे कस्टमाइज करना चाहता था, ऐसे हाई एंड मॉडिफिकेशंस के साथ जो इस कार को उसकी सफलता और स्टेटस का अल्टीमेट सिंबल बना दें। यही वो जगह थी जहां वैसली ने वो गलती कर दी जिसने आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अपनी मस्टैंग कोबरा को कस्टमाइज करने के लिए वो अपने पसंदीदा रिम्स लगवाना चाहता था। इसके लिए वो एक डीलर के पास पहुंचा, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो वैसली ने सोचा कि नकली नोट से भुगतान करना स्मार्ट आइडिया होगा। डीलर ने जैसे ही नोट्स चेक करना शुरू किया, उसे तुरंत शक हो गया। कारण साफ था, कई नोट्स पर एक ही सीरियल नंबर छपा हुआ था। यही वो पल था जिसने वैसली वेबर के नकली नोटों के एम्पायर को हिलाकर रख दिया। डीलर ने बिना वक्त गवाए अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दे दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये रिपोर्ट कनाडा के सबसे बड़े व्हाइट कॉलर अपराधियों में से एक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करने वाली थी। जैसे ही पुलिस और फेडरल एजेंसीज को आइडेंटिकल सीरियल नंबर्स वाले नकली नोट्स की खबर मिली, वो तुरंत हरकत में आ गई। ये इतनी बड़ी लीड थी कि लॉ एनफोर्समेंट ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला कर लिया। अब तक वैसली हर बार अथॉरिटी से बच निकलता आया था, लेकिन इस एक लापरवाह मिस्टेक ने उसके पूरे ऑपरेशन को कमजोर बना दिया। एजेंसी सब पूरी तरह आश्वस्त थी कि वो सही लोगों के पीछे हैं। अगली चुनौती थी पुख्ता सबूत इकट्ठा करना, ताकि वैसली और उसकी पूरी टीम को कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके। इसके बाद पुलिस ने वैसली और उसके साथियों पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर दिया। उनकी हर मूवमेंट ट्रैक की जाने लगी। सर्विलेंस इतनी टाइट थी कि उन्हें लगता जैसे उनकी हर सांस रिकॉर्ड हो रही हो। धीरे धीरे वैसली और उसकी टीम को भी एहसास होने लगा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। उनका व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर लापरवाही से गाड़ी चलाते, अचानक यू टर्न लेते और ऐसे इवेसिव मनोवर्स करते ताकि पीछा करती पुलिस की गाड़ियां उनसे पीछा ना कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से बचने के लिए उन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स भी बार बार बदलना शुरू कर दिया। चारों में से हर एक पकड़े जाने से बेचैन था, लेकिन वैसली बाकी सभी से ज्यादा डरा हुआ था। कारण था उसका पहले जेल का अनुभव। वो जानता था कि जेल के अंदर की जिंदगी कितनी कठिन होती है और वो दोबारा वहां नहीं जाना चाहता था। फिर भी गिरफ्तारी का डर उन्हें रोक नहीं पाया।
उनके नकली डॉलर के नोट की डिमांड बाजार में इतनी ज़्यादा थी कि प्रोडक्शन दिन रात चलता रहा। हालात ये हो गए थे कि उनका ऑपरेशन इतना बड़ा और फैला हुआ हो चुका था कि चाहकर भी उसे अब रोका नहीं जा सकता था। इस सफलता ने वैसली और उसके साथियों के अंदर फिर से वही ओवर कॉन्फिडेंस भर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि वो पुलिस से कहीं ज़्यादा चालाक हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अब पूरी तरह तैयार थीं। महीनों तक निगरानी और सबूत इकट्ठा करने के बाद उन्होंने आखिरकार अक्टूबर 2000 में वैसली वेबर और उसकी टीम के खिलाफ फुल स्केल ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। टाइमिंग बहुत ही क्रूशल थी क्योंकि उस समय उनका प्रोडक्शन अपने पीक पर था। टीम इतनी बड़ी मात्रा में नकली डॉलर के नोट छाप रही थी जितना पहले कभी नहीं हुआ था। अथॉरिटीज़ को डर था कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो उनका इल्लीगल एम्पायर और भी तेज़ी से फैल जाएगा और शायद काबू से बाहर हो जाएगा। काफ़ी सबूत जुटाने के बाद पुलिस और फेडरल एजेंसी सर्च वारंट्स लेकर उस जगह पहुंची जहां वैसली और उसकी टीम अपना पूरा प्रिंटिंग ऑपरेशन चला रहे थे। अथॉरिटीज़ पहले से उनकी हर एक्टिविटी ट्रैक कर रही थी, अब वक्त था उन्हें हाथ पकड़ने का। जैसे ही अधिकारी उस इमारत में दाखिल हुए, उनके सामने का नज़ारा दंग कर देने वाला था। कमरे में चारों तरफ नकली नोट बिखरे पड़े थे। टेबलों पर, मशीनों पर और लिटरली पूरे फ्लोर पर करेंसी फैली हुई थी। अंदर मौजूद नकली नोटों की कुल कीमत लगभग $4.5 लाख थी। ये पक्का सबूत था कि वैसली और उसकी टीम उस समय भी प्रोडक्शन में डूबे हुए थे और उनका धंधा पूरे जोर पर चल रहा था। लेकिन पुलिस की अचानक की गई इस रेड ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही थी। वो लोग इतने बिजी थे नकली नोट छापने और अपनी आलीशान जिंदगी में खोए रहने में कि इस अचानक हुई कार्यवाही ने उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लिया। यहाँ तक कि जब अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा तो टीम के 2 सदस्यों के हाथों पर अभी भी सोने के रंग का पेंट लगा हुआ था। वो पेंट जोन के काम का हिस्सा था। पुलिस के लिए ये रेड पूरी तरह सफल रही। उन्होंने आरोपियों को उसी वक्त पकड़ा जब वे अपराध कर रहे थे। महीनों की मेहनत और निगरानी के बाद ये लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए एक बड़ी जीत थी। वैसली और उसकी टीम के पास अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया और अब उन्हें अपने किए के गंभीर नतीजों का सामना करना था। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी, एक बात साफ होती चली गई। रायन, डस्टिन और एंथनी की भूमिका उतनी बड़ी नहीं थी जितनी वैसली की थी। असल मास्टरमाइंड वही था जिसने नकली नोटों का पूरा एम्पायर खड़ा किया था। सजा सुनाने के समय भी ये फर्क साफ दिखा। एंथनी गैब्रियल, रायन हुडर और डस्टिन को नकली नोट छापने के अपराध में 2-2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि वैसली वेबर, जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी थी, उसने दोष स्वीकार कर लिया और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। इनकी गिरफ्तारी और सजा उन सब लोगों के लिए कड़ा संदेश थी जो नकली नोटों के धंधे में शामिल थे या ऐसा करने की सोच रहे थे। वैसली और उसकी टीम की गिरफ्तारी ने कनाडा के इतिहास के सबसे संगठित नकली नोट बनाने के ऑपरेशन को खत्म कर दिया। अथॉरिटीज़ ने सिर्फ नकली नोट्स ही नहीं बल्कि वो सारे उपकरण और मटेरियल भी जब्त कर लिए जिनकी मदद से आने वाले समय में करोड़ों डॉलर के और नोट्स बनाए जा सकते थे। इस इलीगल ऑपरेशन ने कनाडा की इकोनॉमी को गहरा नुकसान पहुंचाया था। बाजार नकली नोट से भर चुका था, जिससे छोटे बड़े व्यवसायों को भारी घाटा झेलना पड़ा और असली करेंसी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन जेल में जाने के बावजूद वैसली की सोच में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी एम्बिशन वही रही, वो अब भी अमीर बनना चाहता था, चाहे कानूनी तरीके से या गैर कानूनी। 5 साल जेल में बिताने के बाद अगस्त 2006 में वैसली वेबर रिहा हुआ। बाहर निकलते ही उसने ओंटारियो के रिचमंड हिल इलाके में जाकर नई शुरुआत की। शुरुआत में उसने फ़ोन बेचने का काम शुरू किया। किसी ऐसे इंसान के लिए जो कुछ साल पहले तक करोड़ों के नकली नोट छाप रहा था, ये काम थोड़ा छोटा और अजीब लग सकता है, लेकिन यही उसकी रिहाई के बाद की पहली कोशिश थी। हालांकि फ़ोन का बिजनेस वैसली का असली मकसद नहीं था। असल दिलचस्पी उसे हमेशा से ट्रेडिंग में थी। जेल में रहते हुए ही उसने मार्केट ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था। ओंटारियो आने और कुछ समय फ़ोन बेचने के बाद उसने एक कंसल्टिंग फर्म शुरू की, गोल्ड ब्रिज फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेटेड। इस कंपनी की सबसे अजीब बात ये थी कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज देती थी, लेकिन इसके पास कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। इसी दौरान वैसली ने एक डिजिटल करेंसी स्टार्टअप भी शुरू किया। ये कंपनी उसने अकेले नहीं बनाई थी, बल्कि उसकी पत्नी मिशेल कैम इसके साथ को-फाउंडर थी। कंपनी का नाम था इनक्रिप्टेक्स और इसका मकसद था लोगों को डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को स्टोर और ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। लेकिन वैसली जानता था कि उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से उसकी कंपनी को किसी पब्लिक एक्सचेंज पर लिस्ट करना और इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाना लगभग नामुमकिन होगा। तो उसने एक नया तरीका निकाला। उसने अपनी पहचान बदल ली और कंपनी को वैसली कैम नाम से लिस्ट कराने की कोशिश की। 2011 में ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (OSC) को पता चला कि वैसली अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग और इलीगल स्टॉक ट्रेडिंग में शामिल है। ये दोनों काम कानून के खिलाफ थे। OSC ने साफ कहा कि वैसली पहले से ही ट्रेडिंग पर बैन झेल रहा था,
लेकिन उसने उस नियम को तोड़ा। आखिरकार वैसली ने अपनी गलती स्वीकार की। 2011 में एक ओंटारियो कोर्ट जज ने उसे 90 दिन की जेल और 2 साल की प्रोबेशन की सज़ा सुनाई। लेकिन वैसली की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। दरअसल जब उसे नकली नोटों के अपराध में जेल हुई थी, तब उसकी शुरुआती ज़िंदगी से जुड़ा एक और मामला सामने आया था, marijuana उगाने का। और जेल से बाहर आने के बाद वो फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट आया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले उसने अपने घर की बेसमेंट में marijuana उगाया था और 2012 में उसने ये काम एक और किसान की ज़मीन पर शुरू कर दिया। 2017 में वैसली ने marijuana को लेकर टोरंटो की लाइसेंसिंग और स्टैंडर्ड्स कमेटी में सिटी काउंसिलर्स के सामने भी अपनी बातें रखीं। लेकिन उस समय वो अपनी असली पहचान से नहीं बल्कि जेफ मरे नाम के अलायस से पेश आया था। उसने कैनबिस दुकानों को रेगुलेट करने के लिए काउंसिलर्स को अपने सुझाव दिए, जैसे वो कोई आम बिजनेसमैन हो। 1 साल बाद अक्टूबर 2018 में जब कैनबिस एक्ट के तहत रिक्रिएशनल marijuana को लीगल किया गया, तो वैसली ने तुरंत दावा किया कि उसने काफा नाम की कैनबिस स्टोर्स की चेन को फाइनेंस करने में मदद की है। लेकिन बाद में CBC न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन से ये राज खुला कि जिस चेन की बात वो कर रहा था वो असल में उसी की थी। वैसली खुद उस चेन का फाउंडर और मेन ओनर था और उसकी पत्नी मिशेल कंपनी की डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। चाहे वो कैनबिस हो या नकली नोट, वैसली वेबर का नाम हमेशा कनाडा की हिस्ट्री के सबसे बड़े काउंटरफीटिंग ऑपरेशंस के साथ जुड़ा रहेगा। उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान और परफेक्शन की आदत ने कभी कनाडा की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि उसके बनाए नकली $10 के नोट्स इतने असली जैसे थे कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजों ने उन्हें फ्रॉड और काउंटरफीटिंग सिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वैसली की कहानी हमें यही सिखाती है कि बुद्धि, मेहनत और लगन अगर सही दिशा में लगाई जाए तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन जब वही क्वालिटीज अपराध में इस्तेमाल होती हैं तो नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। वैसली के पास वो हुनर था जो उसे वैध और अच्छे कामों में सुपरस्टार बना सकता था, लेकिन उसने शॉर्टकट और गलत रास्ता चुना। उसकी जिंदगी का सफर एक आम कंप्यूटर ऑब्सेस्ड लड़के से लेकर कनाडा का सबसे बड़ा काउंटरफीटर बनने तक याद दिलाता है कि तेजी से अमीर बनने की लालच इंसान की सोच पर पर्दा डाल देती है और वही लालच इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वैसली वेबर और उसकी टीम का एम्पायर आखिरकार ढह गया क्योंकि उन्हें हमेशा और चाहिए था। वैसली की आलीशान जिंदगी की चाहत ने उसे लापरवाह बना दिया और उसी लापरवाही ने उसकी गिरफ्तारी और डाउनफॉल की राह तैयार कर दी। ये कहानी साफ बताती है कि अपराध की जिंदगी का अंत हमेशा भारी कीमत के साथ होता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन उसका हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है। और इस तरह खत्म होती है वैसली वेबर की कहानी, राइज, ग्लोरी और अंत में डाउनफॉल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।